Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So, क्लास 10th में हमने बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए थे. नाउ एक और चैप्टर आता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है आर इन्वायरमेंट, विच इज चैप्टर 15th ऑफ क्लास 10th. ओके, सो आज वही चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बेसिकली. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज आर एनवायरमेंट. सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एनवायरमेंट, हम ये समझेंगे, और इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आ जाती है उसके अंदर में, वो हम देखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट्स टू आवर एनवायरमेंट. ना बेसिकली क्या होता है, बहुत बारी नहीं, एक्चुअली हर बार हम क्या करते हैं, अपने जो पर्सनल वेस्ट होता है, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो सारा हम डंप कर देते हैं एनवायरमेंट में. यानी कि घर से बाहर भी हम लोग डंप करते हैं, तो वो क्या है, एनवायरमेंट ही है. या फिर कोई नदी में जाके फेंक दिए, या फिर कोई मीन्स कहीं भी रोड पे फेंक दिए. इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डंप करते हैं अपने वेस्ट को इन्वायरमेंट में. तो उसका इफेक्ट्स क्या क्या होता है हम उसे देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ वेस्ट. अब ये पॉइंट किसके अंदर है, इसी के अंदर है. जब हम लोग वेस्ट फेंकते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे कि हम अपने डोमेस्टिक वेस्ट की बात ले लेते हैं, कि अगर हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट जब फेंकते हैं इन्वायरमेंट में, जब हम उसे डंप करते हैं, तो उसमें कितने टाइप्स ऑफ वेस्ट हमें होते हैं हमारे पास, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे. नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट. नाउ व्हेन वी विल सी द टाइप्स ऑफ वेस्ट, we will see the different types and we will also see the effects of different types of wastes upon the environment. All right, then we will see what is ecosystem. Ecosystem आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 10th के पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा. हम इसे और वास्ट तरीके से देखेंगे. Components of ecosystem we will see that are biotic components and are abiotic components. Two types of components we will see, biotic and abiotic components. Next, types of ecosystem. Now we will also see the types of ecosystems that are present in nature. First is the natural ecosystem and the second is artificial. मैं एक ऐसे आपको एक रफ पैटर्न दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें आगे आने वाले सेशंस में क्या पढ़ना है. Alright, next we will see food chains and its टाइप्स. फूड चेन्स जो होते हैं वो किस टाइप के चेन्स होते हैं एंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से टाइप के फूड चेन्स, ये हम देखेंगे. नेक्स्ट वी विल सी फूड वेब्स. What are food webs and how they are formed, we will see. Okay, next we will see the energy flow in food chains and food webs. Now we will see what is energy flow. सबसे पहले तो हम देखेंगे energy flow होता क्या है and ये energy flow क्यों ज़रूरी है, ये हम देखने वाले हैं. and ये energy flow होता कैसे है food chains में and food webs में, we will see that. Next is what, biological magnification. What is biological magnification or biomagnification? We will see its definition, its causes and what are its effects, we will see. Okay, next जो point है हमारे पास वो क्या है कि हम देखेंगे कि ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे वो कैसा होता है. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट, वो क्या क्या होता है, कौन कौन सा टाइप्स का इफेक्ट होता है. फर्स्ट इफेक्ट जो है वो हम ओजोन लेयर डिप्लीशन देखेंगे एंड नेक्स्ट लास्ट में हम देखेंगे कि मैनेजिंग द गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस. इंस्टेड ऑफ डंपिंग, हाउ कैन वी मैनेज द गार्बेज दैट इज प्रोड्यूस्ड. ऑलराइट, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज के सेशन में, इस चैप्टर में. ऑलराइट, so let's begin today's session with the introduction to this chapter.
ओके, सो सबसे पहले हम चैप्टर में किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो द वर्ड इन्वायरमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स, आर सराउंडिंग्स, जहां भी हम खड़े हैं वहां के आसपास का सराउंडिंग। ऑलराइट, यानी कि जैसे मैं इस रूम में भी खड़ी हूँ या फिर आप अपने रूम में बैठे हो, तो आपके आसपास क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं? टेबल, चेयर, ट्यूबलाइट वगैरह वगैरह दिख रहा है, तो वो आपका क्या है? इन्वायरमेंट है। जैसे कि आप बाहर जाओगे, कहीं घूमने जाओगे हिल स्टेशन पे, तो हिल स्टेशन में कैसा होगा? पहाड़ दिखेंगे, रिवर होगा, बादल होगा, हवा चलता रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उधर का इन्वायरमेंट बोलेंगे। ऑलराइट, सो द इन्वायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ द फिजिकल सराउंडिंग्स, फिजिकल सराउंडिंग्स यानी कि आपके आसपास का जो भी सराउंडिंग है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स along with the climatic conditions in which the organism lives. Now, for example, आप रूम में बैठे हो, तो आपके साथ आपका कोई भाई है, बहन है, मम्मी पापा भी बैठे हैं साथ में, तो वो एक अलग इन्वायरमेंट होगा। ऑलराइट, एंड जब आप अकेले बैठोगे एक रूम में, तो वो क्या होगा? एक अलग इन्वायरमेंट होगा। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें भी इंक्लूड करना जरूरी है रूम में। ऑलराइट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उन्हें भी इंक्लूड करना जरूरी है। मान लेते हैं आप कहीं घूमने गए हिल स्टेशन में, ऑलराइट, एंड हिल स्टेशन में आप घूम रहे हो आराम से, अचानक से शेर आ जाए, तो वो इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा होगा कि आपका आराम से घूमने वाला इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा होगा? ऑफकोर्स आराम से घूम रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है किसी भी इन्वायरमेंट को सेट करने में। ऑलराइट, सो इसीलिए हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। ऑलराइट, अलोंग विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बरसात हो रही है या फिर अंधेरा है, उजाला है, किस टाइप का क्लाइमेट है, सनी है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ों को लेकर के इन्वायरमेंट होगा। Alright, let's see some important terminologies which will help us in this chapter later. Okay, so the environment in which an organism lives start to take up a certain particular characteristics which are essential for its survival in that particular environment. This process is called adaptation. Now मैं एक example के through आपको समझाती हूँ what is अडेप्टेशन। मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रहा है। ऑलराइट, सडनली क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का ले लेते हैं, बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये सारे बैक्टीरिया यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारे रह रहे हैं। ऑलराइट, अब अचानक से जब इन्वायरमेंट हीट अप हुआ, जब हीट आई इन्वायरमेंट में, तो क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया जो है मर गए। ओके, कुछ बैक्टीरिया मर गए, किसकी वजह से? हीट की वजह से। एंड कुछ जो है वो बच गए, यानी कि ये सारे जो है वो बच गए। क्यों बच गए भाई? क्योंकि उनमें सहन करने का वो था, शक्ति थी। ऑलराइट, यानी कि वो बर्दाश्त कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या होता है, कोई कोई गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, कोई कोई बाप रे एसी करने लगता है। ऑलराइट, तो ऐसा ही हर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो बचे रह जाएंगे वो क्या है, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जब ये वाले ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेंगे तो एक नया बैक्टीरिया बनेगा जो कि हीट रेजिस्टेंट होगा, यानी कि वो गर्म टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकेगा। तो ये जो चेंज आया, इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। ये जो अचानक से जो बिहेवियर में, यानी कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक था उसमें चेंज आ गया, तो किसकी वजह से चेंज आया? क्लाइमेट की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से चेंज आया। अगर इन्वायरमेंट वैसा ही रहता तो इस ऑर्गेनिज्म को चेंज होना ही नहीं पड़ता। ऑलराइट, इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हुआ, ऑर्गेनिज्म भी चेंज हुआ। ऑलराइट, सो अब ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाली बैक्टीरिया है, अब इनकी पॉपुलेशन रहेगी एंड ये क्या रहेंगे, हीट रेजिस्टेंट रहेंगे। समझ में आई बात?
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम देखते हैं, अडेप्टेशन क्या होता है आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। द प्लेस जहाँ की एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट कहते हैं। What is the next thing? The living organisms that are present in an environment are collectively known as community. Now, मान लेते हैं कि एक environment है, फॉर एग्जाम्पल दे रही थी मैं आपके रूम का, तो रूम के अंदर में मान लेते हैं मम्मी पापा भाई बहन सब बैठे हुए हैं, तो जो मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग हैं, मान लेते हैं एक डॉगी भी है आपके पास, तो वो जो डॉगी है वो भी क्या हो जाएगा, कम्युनिटी में आ जाएगा। अब बोलोगे डॉगी तो अलग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स तो अलग है, ऑफ कोर्स अलग है, लेकिन एक ही इन्वायरमेंट में हो आप लोग सब, ऑलराइट। तो जो कॉमन थिंग होगा, कॉमन यानी कि कम्युनिटी मीन्स कॉमन, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉमन रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई हिल स्टेशन है, उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हाथी है, शेर है, भालू है, सारा रहता है उस जंगल में, ऑलराइट। तो इन सबको मिलाकर के क्या बनेगा, कम्युनिटी बनेगा। So this was the important terminologies associated with this chapter. Now moving ahead with the chapter, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि जब हम लोग वेस्ट को डंप करते हैं अपने इन्वायरमेंट में तब उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू आवर इन्वायरमेंट, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। जो भी हम लोग अगर डोमेस्टिक वेस्ट की भी बात करें तो भी हमारे पास दो टाइप का वेस्ट होता है, दो एकदम बेसिक टाइप का वेस्ट होता है। सो फर्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेट्स सी व्हाट आर दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड and converted into simpler forms by the action of microorganisms are called non-biodegradable substances. अब कुछ substances ऐसे होते हैं कि आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ नहीं सकते हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, यानी कि उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, वो सॉइल में दोबारा मिक्स नहीं हो सकते। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स, आपको याद होगा कि प्लास्टिक बैन हुआ था अभी बीच में, क्यों बैन हुआ था, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो इन्वायरमेंट को हार्म करेगा इन वन और द अदर वे। तब हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट्स क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में अलाउ देम टू एंटर द फूड चेन। अब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यानी कि वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो क्या होंगे, मिट्टी में, सॉइल में कहीं कहीं दब के रह जाएंगे। ऑलराइट, तो हो सकता है गलती से कोई ऑर्गेनिज्म उसे खा ले, उसके पेट में चले जाए, देन वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग खा लें। तो ये जो फूड चेन है, जब हम लोग आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे फूड चेन के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये वेस्ट फूड चेन में एंटर कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। अब ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस तो बायोडिग्रेडेबल हैं नहीं, सॉइल में मिलेंगे नहीं, तो ये क्या होंगे, अक्यूमुलेट, जमा होते जाएंगे एनवायरनमेंट में, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, हार्म्स एक्वाटिक एनिमल्स। अगर ये पानी में रहेंगे तो हो सकता है कोई एक्वाटिक एनिमल इन्हें खा ले गलती से। ऑलराइट, तो उस तरीके से भी ये फूड चेन में एंटर हो सकते हैं एंड प्लस एक्वाटिक एनिमल्स को भी हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दूसरा टाइप जो वेस्ट का है वो हमारा क्या है। Okay, so the next type of waste is biodegradable substances. What are these biodegradable substances? These substances are those which can be easily decomposed by the action of microorganisms like bacteria. Now, ये जो biodegradable substances होते हैं, ये simpler form में टूट जाते हैं आसानी से and ये soil में mix हो जाते हैं and ये किसी को harm भी नहीं करते। जैसे कि for example कोई food material हो गया या फिर छिलका हो गया, कोई सब्जी का छिलका जैसे मम्मी फेंक देती है, ऑलराइट, उस टाइप के जो substances होते हैं
वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म का खाना बन सकते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें खा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि डिग्रेड कर सकते हैं, सॉइल में वो मिक्स हो सकता है दोबारा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये अच्छे होते हैं क्योंकि ये सॉइल में तो मिक्स हो जाएंगे एंड ये किसी को हार्म भी नहीं करेंगे ना। इनका भी कुछ बैड इफेक्ट्स है, वो हम देखते हैं क्या है। डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एमिट फाउल स्मेल। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में अगर सब्जियां सड़ जाती हैं या फिर कोई अगर सब्जी का छिलका विलका बहुत दिन से पड़ा हुआ है डस्टबिन में, तो बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है डस्टबिन से। तो यही एक दिक्कत होती है यहाँ पे कि एक फाउल स्मेल एमिट करती है वो चीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट reduces the fertility of the soil and leads to reduction in क्रॉप यील्ड। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, यानी कि जैसे इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट मटेरियल हो गया, अगर उसे हम क्रॉप फील्ड में छोड़ दें, वाटर बॉडीज में छोड़ दें, और अगर वो सप्लाई हो क्रॉप फील्ड में, तो क्रॉप यील्ड बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि वो तो मींस केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो उनसे क्या होगा कि हार्म होगा क्रॉप्स को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दीज वेस्ट एक्ट एज कैरियर फॉर वेरियस डिजीजेस। नाउ अब ये जो वेस्ट है ये तो डिकम्पोज हो रहा है, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं उन पे आके एक्ट कर रहे हैं, तो ये वेस्ट क्या होते हैं, कैरियर्स बन जाते हैं वेरियस डिजीजेस के, जैसे कि टाइफॉइड। मान लेते हैं कोई हाउस फ्लाई है, वो आके किसी वेस्ट पे बैठा, देन वो फिर हाउस फ्लाई जाके किसी खाने पे बैठ जाए, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, कैरियर हो जाते हैं डिजीजेस के। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें खुद प्रिकॉशन लेना होता है। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें क्या होती, इनके अलग अलग कैरियर्स होते हैं, बट ये क्या होती है, वेस्ट मटेरियल बहुत सारे डिजीजेस की कैरियर बन सकती है। ओके, सो नेक्स्ट है क्या, गिव्स राइज टू वेरियस वाटर पॉल्यूशन एंड मेनी वाटर बोर्न डिजीजेस। अब यहाँ पे अगर वेस्ट को हम डंप कर रहे हैं किसी वाटर बॉडी में, तो वो डिकम्पोज तो हो जाएगा, लेकिन वाटर पॉल्यूशन हो रहा है एंड मेनी वाटर बोर्न डिजीजेस। अगर उस पानी को किसी ने पी लिया तो डिजीजेस का कैरियर बन जाएगा वो वाटर। ऑलराइट, सो यही सारी दिक्कतें होती हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है उसमें हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि इकोसिस्टम पे बात करेंगे। सो अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।